तो जो पहला टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट सेम मीडियम में बेंड होके वापस आ जाती है। जैसे ये तुम्हारा मिरर है, मिरर पर लाइट ऐसे हिट करेगी। अब मुझे खाली मिली तो मैं आ गया। अच्छा 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 अच्छा। वेरी गुड क्लास। हाँ हाँ, नो नो प्रॉब्लम। ये तो मैं देखता रहता हूँ, यहाँ वहाँ जहाँ ज़्यादा खाली मिलता है वहाँ पे घुस जाता हूँ। वैसे वो भी खाली ही है, जहाँ पे मैं बैठता हूँ वो भी कंफर्टेबल है। कौन बैठा है? वो तो उधर बैठते हैं ना, वो टेबल पे। आपकी टेबल शेयर हाईजैक की हुई है। ऐसा ऐसा लगता है ना कि कुछ दिन के बाद स्टाफ रूम सबसे ज़्यादा खाली रहेगा और हम सब यहाँ वहाँ ही रहेंगे। वहाँ फिर बैठे हैं। पता चला आप मेरे को देखेंगे एक दिन मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ स्टाफ रूम में। हाँ। ओके, सो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ओके, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन, मैं एक चीज़ और ओपन कर देता हूँ, वन नोट। ठीक है, देखिए आपको ना अगर कहीं किसी स्पेसिफिक चीज़ में डाउट होगा तो बताना, नहीं डाउट होगा तो हम लोग फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे, करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में जैसे मैंने बोला कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये आपका नॉर्मल है। लाइट अगर किसी पर्टिकुलर एंगल से आ रहा है तो यहाँ पर हिट करेगा, हिट करके बेंड करके ये इस तरह से चला जाएगा। ये जो एंगल आई है, ये हाँ ये नॉर्मल है आपका। ये जो एंगल आई है, हाँ ये आर के बराबर होगा, तो आई इज इक्वल टू आर। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पे देखिए कभी कभी वो क्या करते हैं ना, कभी कभी आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बोलते हैं कि आपका जो मिरर है ना, मिरर के साथ में एंगल बन रहा है। तो मिरर के साथ में एंगल मतलब ये वाला एंगल बनता है। जैसे ये एंगल अगर 40 डिग्री बन रहा है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 नहीं होता है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 होता है, वो ये वाला एंगल होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, रिफ्लेक्शन में यहाँ पर प्लेन मिरर से जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसमें आपको वर्चुअल इमेज मिलता है। इमेज की हाइट सेम होती है, ओके, और इमेज की डिस्टेंस भी सेम होती है। जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ पर रखा है तो उसका इमेज यहाँ पर बनेगा। ओके, ये सिर्फ लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड होता है मतलब आप देखते हो ना, एम्बुलेंस एम्बुलेंस उल्टा लिखते हैं हम लोग। क्यों उल्टा लिखते हैं? क्योंकि वो लैटरली इन्वर्ट हो जाता है। मिरर के अंदर देखेंगे तो वो हमें सीधा दिखाई देगा। इसके बाद हम आते हैं कर्व्ड सरफेसेस पे। तो कर्व्ड सरफेसेस, यहाँ पे दो तरह के कर्व्ड सरफेसेस होते हैं। एक कर्व्ड सरफेस आपका इस तरह से होता है, मिरर का कर्व्ड सरफेस। ओके, ये मैं जिस तरफ ये लाइन मार रहा हूँ, ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कोटिंग की हुई है, सिल्वर की कोटिंग की हुई है। और ये जो दूसरा सरफेस है, ये इसको हम लोगों ने पॉलिश किया हुआ है। तो आपकी रेज ये पॉलिश वाले सरफेस पे हिट करने वाली है। यहाँ पर इसका जो सेंटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसको सेंटर, ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो वो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब सी और पोल को ज्वाइंट करते हैं तो जो लाइन हमको मिलती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आ रही है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो वो सारी की सारी रेज यहाँ पर जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से यहाँ पर क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होकर वो सारी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं। तो जिस पॉइंट से वो पास होती हैं सारी रेज, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका फोकस हो गया। तो यहाँ पर ये एफ आपका फोकस हो गया। जनरली आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये जो पोल है, तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि आपका पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये डबल होता है जो पोल का फोकस से डिस्टेंस है। तो पोल से फोकस का डिस्टेंस इसको हम एफ से इंडिकेट करते हैं। तो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर इज इक्वल टू यहाँ पर 2f हो जाता है। आर इज इक्वल टू 2f। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। ये एक रिलेशन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और साइन कन्वेंशन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। सारी की सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है। राइट के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट के डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। अपवर्ड जाएंगे तो अपवर्ड के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं और डाउनवर्ड के डिस्टेंस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। जनरली 10th स्टैंडर्ड में जो हम कंसिडर करते हैं वो ये कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट में रखा जाएगा।
तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लेफ्ट में रखा जाता है, इसलिए ये साइन कन्वेंशन वैलिड होता है। ओके, बाकी अगर आप थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट को तो हम राइट में भी रख सकते हैं ना, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें थोड़ी सी वैलिड नहीं होंगी। तो फिलहाल ये 10th के परस्पेक्टिव में हम बात कर रहे हैं कि पोल जो है वो आपका ओरिजिन हो गया, लेफ्ट की डिस्टेंस निगेटिव हो गई, राइट की डिस्टेंस पॉजिटिव हो गई। ऊपर कोई डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। हाँ, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ना, ये तुमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, पीछे आओगे तो आपका एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पर आओगे आपका दोनों नेगेटिव, यहाँ पर आओगे आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, राइट है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये जो कन्वेंशन है ना, ये कन्वेंशन यहाँ पर हमको मिरर में भी मिलता है, सेम कन्वेंशन मिलता है कि राइट साइड के डिस्टेंस जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट के डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, ऊपर जो डिस्टेंस होते हैं पॉजिटिव होते हैं, नीचे जो डिस्टेंस होते हैं नेगेटिव होते हैं। अच्छा, ये कन्वेंशन हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो ये कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आपका ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में फोकस आपका लेफ्ट में बन रहा है, तो इसके लिए हमेशा एफ जो होगा, एफ यहाँ पर हमेशा क्या होगा, एफ हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। और आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैंने बोला ऑब्जेक्ट को भी हम लोग कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में ही रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखने की वजह से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है, आपका फोकस भी नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं यू से, तो आपका यू का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, एफ का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। फिर भी आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पर आप रे डायग्राम में देखते हैं, 6 रे डायग्राम आप लोग स्टडी करते हैं, 6 रे डायग्राम। एक रे डायग्राम होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ से सारी रेज पैरेलल आती है, और सारी रेज पैरेलल आने के बाद आपको पता है कि वो रिफ्लेक्ट होती है, तो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो ये सारी रेज फोकस से पास होती है, और आपको जो इमेज मिलती है वो बहुत छोटी इमेज होती है, जिसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज। हाईली डिमिनिश्ड इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ये ए बी ऐसा है तो यहाँ पर ए नीचे होगा बी ऊपर होगा, लेकिन ये हाईली डिमिनिश्ड है तो आपको ए भी एक ही जगह पे मिलेगा। ये पहला केस हो गया, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होता है लेकिन वो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, सी के आगे होता है। तो सी के आगे मतलब यहाँ पर कहीं पर आपने ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लिया, सपोज ये ए भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ए भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ से क्या होता है कि मुझे इसका इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इमेज बनाने के लिए मुझे किसी एक पॉइंट का, जैसे मुझे बी का इमेज बनाना है। जनरली हम लोग बुक में देखते हैं बी नीचे रहता है और ए ऊपर रहता है, तो बी को नीचे ले लेते हैं, ए को हम ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट ए हो गया। अब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का जो इमेज होता है वो वहाँ पर बनता है जहाँ पर ए से निकलने वाली सारी रे वापस से मीट करती है। तो ए से निकलने वाली सारी रे मीट करती है, तो ए से 2 रे अगर हम लोग यूज़ करें तो 2 रे जो निकली वो भी जहाँ पर मीट करेगी वहीं पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पर कुछ रे डायग्राम बनाने के रूल हैं, रे डायग्राम बनाने के रूल हैं कि आपका एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले निकलती है वो हमेशा रिफ्लेक्ट होगी, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये आपका पहला रूल है, ठीक है। तो ये रूल से मैंने ए से एक रे निकाली जो इस तरह से चली गई। आपका एक दूसरा रूल है कि जो रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पे ही आ जाती है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से कोई रे गई ऐसे, तो ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर इसी डायरेक्शन में आएगी। तो दोनों देखो यहाँ पर मीट कर रही है, तो यहाँ पर ए का इमेज बनेगा जिसको ए डैश से इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पर एक इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो बेस होगा ये हमारा बी डैश होगा। तो इस तरह से ये ए बी है, ए बी का इमेज हमको मिल गया। अब यहाँ पर इमेज अगर देखोगे तो इमेज की हाइट जो है वो ए बी से छोटी होती है, इमेज इन्वर्टेड होता है, ए नीचे है बी ऊपर है, तो ए ये जो है ये आपका इन्वर्टेड होता है। क्या हो गया, कोई कुछ टाइप कर रहा है क्या? हाँ। सर लेकिन बी से जब कोई रेस गई नहीं तो फिर उसका इमेज कैसे बन गया? हाँ, अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी से रेज़ जाती है लेकिन वो हम शो नहीं करते हैं। अभी मैं आपको शो करूँ तो आपको समझ में आएगा। ये आप बी देख रहे हो ना, बी, बी से एक रे मान लेते हैं, ये सपोज़ यहाँ पर एक गई, यहाँ पर ये ऐसे गई, सपोज़ एक रे ऐसे गई, ओके? एक रे ऐसे गई तो ये रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट कैसे होगी? तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के लिए हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट होने के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के लिए हम क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सेंटर है, सेंटर को ये पॉइंट से ज्वाइंट करेंगे, तो ये आपका नॉर्मल होता है, ओके। सर्कल में नॉर्मल हमेशा ये सेंटर से ज्वाइंट करने वाली लाइन को नॉर्मल बोलते हैं, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से जो बी से ये रेड लाइन जा रही है, ये रेड लाइन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके ना कुछ ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आएगी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट होके आएगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके आ गई। अब मुझे
कोई दूसरी रे बी से जा रही है, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर आ रही है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बी से एक और रे निकालूंगा। समझो बी से मैं एक और रे निकालता हूँ, कुछ मैं बी से रे निकालता हूँ इस तरह से। तुम्हारी क्या होती है ना, एक ही पॉइंट से हज़ारों रे निकलती है, लेकिन हम फिलहाल 2 रे यूज़ करते हैं, क्योंकि 2 रे से जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे हमको पता चल जाता है कि क्या होगा, वहाँ पर आपका इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही सी को ज्वाइंट करेंगे हम ये पॉइंट से, तो ये आपका एक नॉर्मल बन गया। और ये नॉर्मल से यहाँ पर ये जो एंगल बना है, इतने ही एंगल पे मैं वापस से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, तो वो लाइन कुछ ये इस तरह से ऐसे ड्रॉ होगी, और ड्रॉ के ये इधर पे जाके मीट करेगी। तो तुम देख रहे हो ये बी का इमेज यहाँ पर बनता है। अब ये क्या होता है, डायग्राम बहुत ख़राब हो जाता है ना, तो हमको ये पता होता है कि ए बी इस तरह से स्ट्रेट है ना, तो उसका इमेज भी ऐसे ही स्ट्रेट आने वाला है। और ये प्रिंसिपल एक्सेस पे है, तो इसका इमेज प्रिंसिपल एक्सेस पे ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ना, ये तो रिफ्लेक्ट होकर वापस से इसी लाइन पे वापस से आ जाएगी। तो इसी लाइन पे आ जाएगी, मतलब बी का इमेज प्रिंसिपल एक्सेस पे ही बनने वाला है, और वो ए डैश के नीचे ही बनने वाला है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इस तरह से बना देते हैं, और बी का हम इमेज फॉर्म करने नहीं जाते हैं। बट यहाँ पर ए बी पर जितने पॉइंट है, यहाँ पर लाखों करोड़ों पॉइंट है, हर पॉइंट से रेज निकल रही हैं, वो जाके मीट कर रही हैं। कहाँ पर मीट कर रही हैं, ये ए डैश बी डैश पे ही मीट कर रही हैं। इसके लिए वहाँ पर उनके बीच में भी बहुत सारे हर पॉइंट के इमेज बन रहे हैं, और इस तरह से ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बनता है। नहीं तो क्वेश्चन तो ये भी होता है कि ए का इमेज बन गया, बी का इमेज बन गया, लेकिन उसके बीच के पॉइंट का क्या, तो बीच के पॉइंट के भी इमेज बनते हैं। इसके लिए आपका जो ए बी ऑब्जेक्ट है, उसका जो इमेज बनता है वो ए डैश बी डैश बनता है। रियल इमेज होता है, क्योंकि यहाँ पर रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद में फिर से मीट कर रही हैं। इन्वर्टेड होता है, यहाँ पर हमको दिख रहा है ये इन्वर्टेड है, एक्चुअल साइज से छोटा होता है, डिमिनिश्ड हम लोग बोलेंगे। तो ये सब कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आपका इमेज की होती हैं। दूसरा एक और क्वालिटी होती है कि ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, बराबर हाँ सर, आना, समझ गया। राइट, हाँ। तो ये हो गया। फिर इसमें और भी 2-3 इमेज हैं। जैसे तुमको पता है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा। ओके, रे ड्रॉ करके दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है आपको? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, रियल बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसका इमेज सेंटर ऑफ सर्कल के सेंटर से पीछे बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, रियल बनता है। ओके, और फिर हम फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनता है, और फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमें वर्चुअल इमेज मिलता है। तो फोकस और पोल के बीच की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं फोकस और पोल के बीच की बात कर लेता हूँ। तो फोकस और पोल के अगर बीच की बात करूँ, तो फोकस और पोल के बीच में क्या होगा कि जैसे ये आपका ये मिरर हो गया, और यहाँ पर ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया। अब फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ये इस तरह से रखा, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहाँ से जो एक रे ऐसे जा रही है ना, ये जाएगी तो कहाँ से पास होगी, ये ऐसे फोकस से पास होगी, ठीक है। अच्छा, रे डायग्राम बनाने में एक और रूल हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर रे यहाँ पर पोल पे आती है, तो पोल पे आती है तो क्या होता है, पोल पे ये इस तरह से आती है, ये इस तरह से आती है, तो जो एंगल यहाँ पर बना उतना ही एंगल यहाँ पर बनता है, और वो रे ये इस तरह से बाहर निकलती है। तो ये थोड़ा इजी होता है शो करना। तो आप अगर सीबीएसई वगैरह की बुक प्रीफर करोगे, तो उसके अंदर इस तरह से यहाँ पर उन्होंने ये एंगल और ये एंगल आई इज इक्वल टू आर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके भी बनाया होता है। तो इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं, ये इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका डॉटेड जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रे जा नहीं रही है। ऐसा हमको लग रहा है कि अच्छा यहाँ पर कोई रे है, तो यहाँ पर आप देखोगे ए का इमेज बन गया ए डैश, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा बी डैश। तो ये आप देख रहे हो कि जब आप फोकस के अंदर रखोगे, तो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट का इस तरह से वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, राइट। फिर यहाँ पर ये तो हो गया आपका कॉनकेव मिरर। फिर आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो मिरर होता है वो कुछ इस तरह का मिरर होता है, उसका सेंटर यहाँ पर होता है। ओके, और अगर रेस पैरेलल आ रही है, तो रेस पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करती है किधर, रिफ्लेक्ट करती है वो इस तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, इधर गई, ये इधर गई, इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, ये इधर गई, ये इधर गई, ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। तो इसको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से हमको लगता है कि रिफ्लेक्ट हुए हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो एफ होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये राइट में बन रहा है। एफ पॉजिटिव होता है, यू जो होता है यू नेगेटिव होता है, और आपका वी जो होता है, वी यहाँ पर वी जो होता है, यहाँ पर वी पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपका जो इमेज बनेगा ना वो हमेशा राइट में बनेगा, और वो इमेज आपका पोल और फोकस के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। तो अगर किसी को समझना है कि इमेज कैसे बनता है कॉन्वेक्स में,
तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर लिया मैंने। ओके, ये एक एक्सिस मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर ये पोल है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये इस तरह से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ए भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब क्या होगा कि यहाँ से जो रे जाएगी, ये इस तरह से जो रे जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर सपोज फोकस है, तो ये रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, ये कुछ इस तरह से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और दूसरा कि यहाँ पर अगर कोई रे फोकस से जा रही है, तो फोकस से जाएगी तो वो क्या होती है, जैसे ये फोकस है आपका, तो यहाँ से ये फोकस से मतलब ये कुछ इस तरह से ये जा जा रही है। तो जो रे फोकस से जाती है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होती है तो कैसे होती है, वो स्ट्रेट होती है। तो यहाँ से जो रे ऐसे जा रही है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। अब ये रे रिफ्लेक्ट होके ये पैरेलल जा रही है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जा रही है। तो इसको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, ए डैश मिलता है, और इसके नीचे यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, बी डैश मिलेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज आपको फॉर्म हो गया ए डैश बी डैश। अब आप जनरली देखोगे ना आपके टेक्स्ट बुक में ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से उन्होंने रे डायग्राम बना के दिखाया नहीं है। तो कॉन्वेक्स मिरर से लेकिन रे डायग्राम बनता है। रे डायग्राम जो बनता है वो डिमिनिश्ड होता है, साइज में छोटा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ओके, और अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। तो ये डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, उसका इमेज फोकस पे बनेगा। बात क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। हाँ। अच्छा यहाँ पर अ, अच्छा ये नमन ही है। ओके, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर तुमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है। मिरर फॉर्मूला बोलो, मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो मिरर फॉर्मूला क्या है, बोलो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? 1/f, अरे यार, हाँ, 1/f इक्वल टू इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, एक मिरर फॉर्मूला है, दूसरा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन एच फॉर्मूला आई क्या है? अपॉन एच। हाँ, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम v से रिलेट करते हैं तो माइनस ये वी अपॉन। माइनस v अपॉन u है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो आपका इससे क्या कहते हैं, मिरर से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोई न्यूमेरिकल है क्या, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर बुक में उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल्स तो डेफिनेटली डाले ही होंगे। एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज में मिलेगा हमको न्यूमेरिकल। दो ही तो मिरर है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है। अभी वो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन, अभी रिफ्रैक्शन मैंने लिया नहीं ना, पहले तो मैंने बोला रिफ्रैक्शन देख लो। लेंस है, अच्छा लेंस का चैप्टर अलग किया है क्या इन्होंने? एक्सरसाइज, ये तो लेंस का एक्सरसाइज है। ओके, सब लेंस है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। अच्छा, इसका आंसर तो आप ओरली दे दोगे मुझे। 16। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, 16। हाँ वेरी गुड, 16 है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो 32 का हाफ 16। प्लस रहेगा माइनस रहेगा? हम्म, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा प्लस पॉजिटिव रहेगा। होता है। हाँ, कॉनकेव का हमेशा निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, अभी एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी है नहीं आपका, क्योंकि फॉर्मूला है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले के बेसिस पर हमको न्यूमेरिकल आएगा। तो जैसे ये एक फॉर्म सर, प्रॉब्लम है आपका। वो जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है ना सर, हाँ, एकदम लास्ट वाला उसमें एक्सरसाइज। है। हाँ, उसमें वो सिर्फ लेंस का नहीं है, उसमें मिरर का भी अच्छा चलो,
देख लेंगे, पहले ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि हाँ ठीक है। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज रियल इमेज। कॉन्केव मिरर, तो मिरर कॉन्केव है, ठीक है। और तो उसका जो मैग्नीफिकेशन एम है ना, देखिए मैग्नीफिकेशन एम अगर इमेज रियल बनता है, ध्यान देना। मैग्निफिकेशन 3 है। हाँ, अगर इमेज रियल बनता है तो मैग्नीफिकेशन हमेशा माइनस में आएगा, और अगर इमेज वर्चुअल बनता है तो आपका मैग्नीफिकेशन प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, मैग्नीफाइड इनलार्ज रियल इमेज बोला है, तो रियल इमेज बोला है तो इसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा -3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मतलब यू दिया हुआ है, यू कितना दिया है, -10 दिया है, क्योंकि यू हमेशा निगेटिव होता है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, अभी आपको फाइंड आउट करना है इमेज कहाँ लोकेट होगा, मतलब वी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नीफिकेशन है ना, आप मैग्नीफिकेशन यूज़ करोगे तो मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू होता है -v/u, बराबर। तो -v/u, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पर है -3, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा -3 इज इक्वल्स टू -v जो मुझे पता नहीं अपॉन u जो मुझे पता है -10। तो इसको सॉल्व करने से मुझे क्या मिला, मुझे मिला ये 30 इज इक्वल्स टू -v मिला। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -30। हाँ, तो v की वैल्यू हो गई -30, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही बनेगा और 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है। अच्छा, अभी वापस से यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम तुम बोल रहे हो, नीचे यहाँ पे लेंस के साथ मिरर भी है। हाँ यहाँ पे। ये लेंस है, ये भी लेंस है, ये मिरर है। 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन अगर हम उठाएं, ओके, और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो क्या है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ ये क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, मुझे एक एक करके इन्फॉर्मेशन बताते जाओ, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, बराबर। नमन तुम बताओगे क्या इन्फॉर्मेशन है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यहाँ पर ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, सर ये क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 है सर। मुझसे पूछा। हाँ, हम्म, हम्म, तो जवाब देना टाइम पे। सर इसको चुप करा दो सर। हाँ तू बता, आंसर दे, उसको छोड़। अरे मैं बताने वाला था। तो बोलना बोलना क्या है, मैं लिखूंगा, तू जो बोलेगा वही लिखूंगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है मतलब यू दिया हुआ है, 10 है, तो ये क्या प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, रीवा यू +10 या -10, सर प्लस प्लस प्लस। -10 रहेगा, क्योंकि यू हमेशा माइनस होता है, यू हमेशा माइनस होता है, अरे ध्यान लेकिन रखना। कॉन्वेक्स कोई भी मिरर रहे, यू हमेशा माइनस होता है, ओके। अभी कॉन्वेक्स मिरर है तो तुम्हारा फोकल लेंथ प्लस होगा, तो यहाँ पर जो एफ है ना, एफ, ये आपका +15 होगा, ओके। अभी मेरा फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर 1/f मतलब 1/15 इज इक्वल टू 1/v मुझे पता नहीं, प्लस 1/u मतलब -10 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मुझे 1/v इज इक्वल टू मिलेगा 1/15, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/10। सॉल्व करेंगे 1/v इज इक्वल टू, ये 10 इधर गया, ये 15 इधर गया, डिवाइड बाई ये 15 इंटू 10 हो गया। तो इससे तुमको v की वैल्यू मिली, v इज इक्वल टू 10 + 15 25 डिवाइड बाई 15 इंटू 10। तो 15 इंटू 10 5 से कट करेंगे, 5 3 ज़ा, 5 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, तो ये हो गया 1/6। ये 1/6 का वैल्यू हो गया 1/v। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो आपका जो इमेज है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 6 सेंटीमीटर पे। प्लस वैल्यू आ रही है, प्लस वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, राइट में फॉर्म होगा, ओके। तो यहाँ पर बोला कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। तो पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन यहाँ पर हो गया कि इमेज विल फॉर्म ऑन द राइट साइड, इमेज विल बी एट 6 सेंटीमीटर राइट ऑफ पोल, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पूछा है कि इसका नेचर क्या होगा। तो नेचर के लिए आप मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करो, एम, एम का फॉर्मूला है -v/u। तो -6/u माइनस कितना है 10, तो ये हो गया आपका 6/10 मतलब 2/,
3/5 मतलब 0.6। अच्छा m का वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है, तो देयरफॉर यहाँ पर जो इमेज होगा, पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, इमेज इज वर्चुअल, एंड यहाँ पर 0.6 है मैग्निफिकेशन, मतलब ये क्या है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब इट इज़ स्मॉलर इन साइज। ओके, तो आपका जो नेचर है, नेचर वो आपका मैग्निफिकेशन से पता चलता है। मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आता है तो रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता है तो मैग्नीफाइड है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होता है तो डिमिनिश्ड है। तो आपका जो नेचर है, नेचर के लिए मैग्निफिकेशन निकालने का और पोजीशन के लिए वी का वैल्यू फाइंड आउट करने का। बराबर? कोई डाउट है, कोई ज़्यादा फास्ट है तो बताना मुझे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका मिरर का ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी ले लिया हमने। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। रिवा ये 7 सेंटीमीटर क्या है? रीवा लेफ्ट हो गई सर। अच्छा रिवा लेफ्ट हो गई, हाँ तुम बताओ ये 7 सेंटीमीटर क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, हाँ सर, ये ऑब्जेक्ट का साइज है। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, HO। हाँ वही, अच्छा प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर मतलब मतलब U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू -27। -27 सेंटीमीटर। मिरर दिया है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो F की वैल्यू क्या है? -18। -18, वेरी गुड। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन को कहाँ पर रखेंगे तो दैट इज शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। तो शार्प इमेज ऑब्टेन कहाँ पर होता है? जहाँ पर इमेज बनेगा, मतलब वी मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। बस प्रॉब्लम तो सिंपल है। तो यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f मतलब 1 यहाँ पर -18 इज इक्वल टू 1/v पता नहीं, प्लस 1/u क्या है, -27। अच्छा, ये इसके लिए एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो माइनस साइन है ना, इसको हमेशा न्यूमरेटर में रखो। तो वापस से मैं इसको लिखूँ तो -1/18 इज इक्वल टू 1/v माइनस ये 1/27 हो जाएगा। ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, 1/27 प्लस होगा माइनस ये 1/18 इज इक्वल टू 1/v। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 18 -27 होगा, डिवाइड बाई 27 इंटू 18 इज इक्वल टू ये 1/v। तो सॉल्व करेंगे तो ये 18 -27 ये होता है -9, -9 डिवाइड बाई 27 इंटू 18, तो 9 के टेबल में आता है ना, 9 3 ज़ा 27, 18 3 ज़ा 54। तो ये जो है 1/v, ये क्या हो गया, -1/54 हो गया। तो इससे हमें v की वैल्यू मिल गई, v इज इक्वल टू क्या मिल गया, -54। तो आपका जो 1/v है ये -1/54, सो v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। ओके, ये तो हो गया आपका क्या, पोजीशन हो गया। पोजीशन मतलब लेफ्ट में बन रहा है। और फिर उसके बाद में मैग्नीफिकेशन m फाइंड आउट करेंगे, तो m का फॉर्मूला -v/u, तो माइनस ये -54 डिवाइड बाई u, तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है आपकी -27। तो ये -27, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका निगेटिव आंसर आएगा। और 9 के टेबल में दोनों जाता है, 9 3 ज़ा एंड 9 6 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, मतलब ये 27 का डबल है, तो ये क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। अच्छा -2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है आपका रियल है और मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड है वो भी कितना है, डबल है, मैग्नीफाइड है। बराबर? तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जो मिरर से रिलेटेड है, वो इजीली सॉल्व कर सकते हो आप लोग, राइट? आपका हाँ मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड हाँ जो भी सर, है, कर हाँ, सकते हैं। आपका कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, वो भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये सारे ही पॉइंट जो है वो क्लियर है, किसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर ये इन्होंने जो दिया है कि इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ बनेगा, ये टेबल क्लियर है। इसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने और क्या कुछ दिया है क्या, ये इमेज फॉर्मेशन क्लियर है, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल, अच्छा लेंस के लिए दिया है यहाँ पर, ये रिफ्रैक्शन टॉपिक है।
रिफ्रैक्शन टेक्स्ट बुक के अंदर भी कुछ एग्जांपल्स, हाँ बताता हूँ अभी। ओके, तो ये तुम्हारा फिलहाल रिफ्लेक्शन टॉपिक हो जाता है ख़त्म। मैं ज़रा देख रहा हूँ कि कुछ और भी है क्या इसमें। ये साइन कन्वेंशन आपने देख लिया, साइन कन्वेंशन किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, ये देख लिया। फिर पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, ये भी आपको पता है। अच्छा, ये देखो, ये इन्होंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी इन्होंने रे डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ये इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, और किसी और पॉइंट पे रहेगा तो कहाँ पर बनता है, इट इज़ बिटवीन पोल एंड फोकस, छोटा सा बनता है। ओके, ये 6 के 6 डायग्राम इन्होंने बनाए, और ये रूल्स बनाए हैं कि देखो, ये अगर रे ऐसे पोल पे जा रही है तो आई इक्वल टू आर फॉर्म करते हुए रिफ्लेक्ट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी, फोकस से जा रही है तो पैरेलल होगी। ओके, अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी। ये सारे के सारे उन्होंने क्या किए हैं, रे डायग्राम यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। ओके, अभी रिफ्रैक्शन, दूसरा जो टॉपिक है आपका वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। ये मिरर फॉर्मूला यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब आपकी लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, जब आपकी लाइट सपोज ये यहाँ पर ऊपर एयर है और ये नीचे ग्लास है। ओके, यहाँ पर मैं एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ये नॉर्मल है, एन एन डैश। जब आपकी एक लाइट इस तरह से ऑब्लिकली हिट करती है, ऑब्लिकली मतलब कोई एक एंगल बनाते हुए ये ऐसे लाइट आ गई। ओके, यहाँ पर ये एंगल आई, तो दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो क्या होता है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या नॉर्मल से दूर बेंड होती है, डिपेंड करता है कि दूसरा मीडियम आपका डेंसर है या रेयरर है। तो एयर आपका रेयरर मीडियम होता है और ये आपका डेंसर मीडियम है, ग्लास। तो ग्लास डेंसर है तो जो रे है, ये रे स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो क्या होगी, वो ऐसे बेंड हो जाएगी। ओके, तो ये आई तो ये आर, अब ये आई और आर इक्वल नहीं होगा इसमें। तो ये जो फिनोमिना है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंड होती है, इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो नमन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक होती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंस बैक होती है तो आई इक्वल टू आर होता है। यहाँ पर आई और आर इक्वल नहीं होते हैं जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। रिफ्रैक्शन का डायग्राम, तुमको रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ पूछा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको लिखने के लिए आएगा। अभी ये तुम ड्रॉ कर दोगे तो टीचर तो वैसे ही तुमको ड्राइंग पे मार्क दे देगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि तुमको रिफ्रैक्शन पता है क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, हाँ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉ है। पहला लॉ क्या है कि पहला तो तुम्हारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर इन द सेम प्लेन। तो पहला तो जो लॉ है वो सेम प्लेन वाला है, जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में सेम है। ओके, सेम प्लेन वाला एक लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है कि आपका जो साइन आई, अभी साइन आई क्या होता है, साइन आर क्या होता है, ये भी तुमको पता है। ये साइन आई, यहाँ पर ये एंगल आई का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई निकालेंगे, साइन निकालेंगे, आर का हम साइन निकालेंगे। तो ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट नंबर आता है किसी दो मीडियम के लिए। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट करते हो या कोई भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, इसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं इसे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index is the ratio, refractive index क्या है, refractive index is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. ओके, अच्छा, यहाँ पर एक अन्य है और दो और है ना, एक नमन है और एक कौन है, ए फॉर, कि कोई एक ही आदमी दो जगह से लॉगिन किया हुआ है। नमन है सर। अच्छा, नमन ही है, हाँ, अच्छा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका जो रिफ्रैक्शन है, ओके, रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, उसको आपने क्या बोला, रिफ्रैक्शन बोला।
तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है ना कि जैसे आपने एक बकेट में कुछ ऐसा पानी लिया हुआ है और उसमें आपने एक पेंसिल रखी, तो पेंसिल क्या होती है, पेंसिल ऐसे आपको बेंड दिखाई देती है। ओके, ये कुछ इस तरह से बेंड दिखाई देती है, वो बेंडिंग क्यों होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पर, मैं बुक में आ जाता हूँ तो बुक से समझिएगा कि बुक में आपको क्या क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बात करेंगे। ये एक्टिविटी वगैरह तो ठीक है। हुँ। ये एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की भी इन्होंने बात की हुई है। ग्लास स्लैब से अगर रे जाती है तो किस तरह से वो रिफ्रैक्ट होती है। तो ग्लास स्लैब से होता है ऐसा है कि जैसे ये मान लो ये ग्लास का स्लैब है, ओके? तो रे यहाँ से ऐसे जा रही है, तो रे ऐसे जा रही है, तो जब वो ग्लास के स्लैब पे हिट करेगी तो थोड़ी-सी बेंड हो जाएगी, तो ये ऐसे बेंड हो गई। मैंने कुछ ज़्यादा ही बेंड कर दिया इसको। ऐसे हल्के से क्या होती है, यहाँ पर ये बेंड हो जाती है, ये इस तरह से ऐसे बेंड हो जाती है। ये बेंड होके यहाँ पर गई और फिर यहाँ से जब वापस से वो एयर में जाएगी ना, तो एयर में जाएगी तो वो फिर अवे फ्रॉम बेंड होगी। यहाँ से ग्लास में गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ग्लास से एयर में जा रही है तो उसका अपोजिट होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। अच्छा, अगर ये ग्लास नहीं होता बीच में, हुँ, अगर ये ग्लास नहीं होता, तो रे जो आपकी है ना, रे आपकी ऐसे सीधे चली जाती, ठीक है? तो ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। ये यहाँ पर छोटा-सा एंगल आपका R1 इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये दूसरा एंगल इसको R2 बोलते हैं। एक्चुअली R1 R2 दोनों सेम होता है और ये यहाँ पर इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस E बोलते हैं। ये जो रे है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे है यहाँ पर, ये वाली रे, ये इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, बाहर निकल रही है, ठीक है? और यहाँ पर अगर ग्लास नहीं होता तो रे आपकी ऐसे सीधे जाती, अब ग्लास होने की वजह से वो ऐसे जा रही है, तो ये दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल लैटरल डिस्पर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्पर्शन। ओके, अब इतना डिटेल में नहीं उससे है लैटरल लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है ना। लैटरल, एक्चुअली लैटरल डिस्पर्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर, या फिर लैटरल डेविएशन बोलते हैं, या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब अलग-अलग बुक में लैटरल अलग-अलग। डिस्प्लेसमेंट हाँ, डिस्प्लेसमेंट दिया था इसमें। वही अलग-अलग बुक में मैं थोड़ा 11th-12th की बुक अगर ले लूँ, तो उसमें उन्होंने डिस्पर्शन दिया हुआ है, डेविएशन दिया हुआ है। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपने को हमारी बुक में जो दिया है वो यूज़ करेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब अपनी ओरिजिनल पाथ से वो कितना डिस्प्लेस हुआ जब ग्लास स्लैब से पास हो रहा है, तो ये इतना डिस्प्लेस हुआ। ओके, तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर उन्होंने एक एक्टिविटी कर दी। फिर ये लॉ उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है, जो लॉ की हम लोग बात कर रहे थे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है। फिर ये जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लिखते हो ऐसे n/1, तो ये आपका मीडियम 2 है। ये ना, अरे ये हो रहा है लेकिन तुमको दिखेगा नहीं। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे जूम करूँ ना, तो जूम करूँ तो देखो ये रे यहाँ पर ऐसे सीधे नहीं जा रही है, ये सीधे जाती है ना तो सीधे ये कुछ ऐसे जाती सीधे, बराबर? ये थोड़ी सी यहाँ पर हल्की सी बेंड की है इन्होंने। रियल लाइफ में तो हल्की सी ही बेंड होती है ना, अब वो हमको देख, दिख रहा है क्या हल्का सा बेंड? इसमें नहीं दिख रहा है तो तेरी टेक्स्ट बुक ओपन करके देख ले। ओके, अब ये तेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई, मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट गई, तो तुम्हारा, हम बोलते हैं कि क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो n/1 लिखा है ना, n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे इसको पढ़ते हैं। इट इज़ द, ये जो कांस्टेंट है, इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अच्छा, ये अभी हमने ऊपर डिफाइन किया था, ये हमने बोला था कि ये क्या होता है, साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है। लेकिन तुम यहाँ पर अब देख रहे हो कि यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं कि v1/v2 होता है, तो दोनों ही बात सही है। ओके, आपका अगर वेलोसिटी आपको पता है मीडियम 1 में क्या है, मीडियम 2 में क्या है, तो आप v1/v2 भी लिख सकते हो।
तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, ये V1 अपॉन V2 या फिर साइन आई अपॉन साइन आर। तो अगर आई और आर पता है तो आई आर के फॉर्मेट में कैलकुलेट कर सकते हो, V1 V2 पता है तो V1 V2 के फॉर्मेट में कर सकते हो, या फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप किसी मीडियम में क्या स्पीड होगी वो निकाल सकते हो। ओके। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ पर उसका उल्टा कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो उल्टा कर दिया तो यहाँ पर भी ये रेसिप्रोकल हो जाता है, V1 अपॉन V2 की जगह V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ कंफ्यूजन है क्या? अभी सर पूरा रिफ्रैक्शन कंफ्यूजन है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि आपका, हमने दो मीडियम की बात की, यहाँ पर ये मीडियम 1 की बात की, ये मीडियम 2 की बात की। अब मान लेते हैं कि अगर मीडियम 1 आपका एयर है, क्या है, एयर है या वैक्यूम है, वैक्यूम है। तो अगर मीडियम 1 आपका वैक्यूम है, तो उस केस में आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये मीडियम 2, तो इसको N2 1 लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट खाली N2 लिखूंगा, N2। N2 क्या इंडिकेट करता है? N2 इंडिकेट करता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। और इसको हम एक नया नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम देते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। ओके। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका एयर से लाइट आ रही है किसी मीडियम में, तो एयर में जो लाइट होती है वो डिवाइड बाई, एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो डिवाइड बाई किसी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो, उसका रेशियो हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला, तो ग्लास के अंदर एयर से लाइट आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके। तो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये जो रेशियो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल देता है। ओके। तो अगर मुझे किसी मीडियम के अंदर क्या स्पीड है वो पता है, तो मुझे ये भी पता है कि एयर में क्या स्पीड होती है, उसको यूज़ करके मैं अलग अलग जो मीडियम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर इन्होंने फाइंड आउट किए हुए हैं। डायमंड का 2.42 है। ओके। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा होगा ना, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी और उस मीडियम में लाइट की बेंडिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जैसे, हाँ हाँ हाँ, हम्म, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब रे अगर डायमंड के अंदर एंटर करती है, जैसे ये इधर से ऐसे रे डायमंड के अंदर एंटर की, तो इसकी बेंडिंग ना सबसे ज़्यादा होगी। किसी और मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी बेंडिंग उतनी नहीं होगी, लेकिन अगर वो डायमंड में एंटर कर रही है तो वो ज़्यादा बेंड करेगी, उसकी स्पीड ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपका इंडिकेट करता है। अभी यहाँ पर अगर ये कुछ क्वेश्चंस को अगर आप देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि अवे बेंड होगी? रे अगर आपका एयर से वाटर में आ रही है तो ये किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी? यस। कोई है आंसर देने के लिए? कोई नहीं है? मैंने बोला कि रे तुम्हारी एयर से वाटर में आई, पहला क्वेश्चन है कि ये रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर एंटर इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? एंड वाई, क्यों? हम्म, वाटर का, वाटर डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू एयर। तो यहाँ पर ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट में अगर आप देखो तो वाटर जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दी हुई है, तो ये ज़्यादा डेंस है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸? इसको देखो फटाक से सॉल्व करके, कौन आंसर बताता है? सेकेंड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल है ना? चेक करो कि आपको आता है क्या न्यूमेरिकल।
अभी क्यों नहीं आता? यहाँ पे देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला 1.5, तो तेरा एक फॉर्मूला है ना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या होता है? ये स्पीड ऑफ लाइट इन सर मैं कर वैक्यूम, रही हूँ, हाँ, बोलो मत। अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला दे दिया, चल अभी इसमें ट्राई कर। एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ये 1.5 एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये सी है, और तुझे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? तुझे फाइंड आउट करना है वी। पावर 8। कितना आया? 4.5 इंटू 10 पावर 8। 4.5, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आपका जो एन है, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी लिखा आपने, एन की वैल्यू लिखी आपने 1.5, सी की वैल्यू लिखी आपने 3 × 10⁸ अपॉन आपने वी लिखा। तो यहाँ पर क्या वी इधर जाएगा तो क्या होगा? 1.5 वी हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 × 10⁸। फिर आपको वी की वैल्यू चाहिए, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा? अच्छा अच्छा, डिवाइड होएगा, हाँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3/1.5 × 10⁸ 3/1.5 कितना होगा? 2 × 10⁸। सो वी इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सर ये 3 × 10 पावर 8 यू का वैल्यू है कि वी का वैल्यू है? ये सी का वैल्यू है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। अच्छा। एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जब मेरा एयर से कोई लाइट आ रही होती है तो सी अपॉन वी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके। और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व कर रहे हो तो एयर के अंदर ही स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो 3 × 10⁸ से बड़ी वैल्यू किसी और मीडियम में आ ही नहीं सकती। अगर आ रही है तो देख लो कि क्या गलती कर रहे हो तुम। ओके, ठीक है, चलिए। यहाँ पर एक फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लो। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? उसका आपको क्या मतलब समझ में आता है? ठीक है, ये एक आंसर हो गया, और भी कोई आंसर दे सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है, चलो एक डेंसर से बता दिया। दूसरा मैं इसको एक्चुअली ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे मेरे को पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन, ये सी अपॉन वी होता है, बराबर? तो ये जो 2.42 है, इट इज इक्वल टू सी अपॉन वी, तो वी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 2.42। ओके, इसका मतलब ये होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है, ओके, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से 2.42 टाइम्स कम है, राइट ना? या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कम है। तो आपने बोला कि डेंसर है, वो भी चलेगा, ऐसे बोला ये भी चलेगा, सेम बात है। ओके, फिर आगे यहाँ पर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब लेंस की बात आ जाती है। तो लेंस क्या होता है ना, लेंस जैसे हमने मिरर देखा था, मिरर में एक सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे ही जो लेंस होता है ना, लेंस में दो स्फेरिकल ग्लास सरफेसेस एक दूसरे से इस तरह से ज्वाइंट होते हैं। अगर वो इस तरह से ज्वाइंट हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर वो इस तरह से ज्वाइंट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। ओके, अच्छा, लाइट अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, अब यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो इसके दो सरफेस है, एक ग्लास इधर पे ऐसा सर्कल है, और एक ग्लास यहाँ पर ये ऐसा सर्कल है, ठीक है? तो ये जो दो सर्कल है, दोनों का सर्कल का इंटरसेक्शन आपका ये लेंस बन रहा है। तो ये वाला जो सर्कल है, ये वाले सर्कल का सेंटर इधर है, ओके, ये C1 यहाँ पर दिखाया। तो इस तरफ तुम्हारा एक फोकस आएगा F1, और ये वाला जो सर्कल है उसका एक सेंटर इस तरफ आया,
और उसका सेंटर यहाँ पर आया। तो आपका जब लेंस होता है ना, तो लेंस में आप देखोगे, लेंस में आपको 2 फ़ोकस दिया रहता है। एक होता है f1, एक होता है f2। ओके? तो आप सिर्फ़ इतना ध्यान रखो कि राइट में हम f2 यूज़ करेंगे, लेफ्ट में हम क्या करेंगे, f1 यूज़ करेंगे। और जो सेंटर है, सेंटर C1, C1 को उन्होंने C1 लिखने के बजाय क्या एक और नाम दिया है, 2 टाइम्स f1 नाम दिया है। इसी तरह से C2 को उन्होंने 2 टाइम्स f2 नाम दिया हुआ है। तो ये सब खाली नोटेशन है, इसका हमको कोई लेना-देना नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस में रेज़ जब पैरेलल होती है तो ये बेंड होती है। जैसे हमारा कॉनकेव मिरर में बेंड हो रही थी, वैसे यहाँ पर बेंड होती है और बेंड होकर वो अपोज़िट साइड में जाती है और फ़ोकस से पास होती है। यहाँ पर इसका फ़ोकस पॉज़िटिव होता है क्योंकि राइट में बन रहा है। इसी तरह से रेज़ अगर कॉनकेव लेंस पर हिट करती है, तो कॉनकेव लेंस पे हिट करने के बाद वो इस तरह से डाइवर्ज होती है। यहाँ पर ये डाइवर्ज दिखाया है। डाइवर्ज को अगर हम लोग बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से ही आ रही है। जिस पॉइंट से आ रही है उसको हम बोलते हैं फ़ोकस है। तो तुम्हारा जो कॉनकेव लेंस है उसका फ़ोकस लेफ्ट में और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फ़ोकस राइट में बनता है। यहाँ पर जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, जो कन्वेंशंस पढ़े थे, वो सारे कन्वेंशंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं। कि तुम्हारा जो पोल है, पोल से राइट में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। और यहाँ पर इमेज बनाने के लिए जो रूल्स हैं, वो रूल्स ऐसे हैं कि अगर कोई रे पैरेलल जा रही है, तो वो क्या होगी, वो फोकस से पास होगी। यहाँ पर भी ये पैरेलल जा रही है, तो डाइवर्ज हो गया, ये फोकस से पास हो रही है। क्या डायग्राम बना लेना बाद में। फिर यहाँ पर दूसरा रूल है कि अगर ये तुम्हारा फोकस से जा रही है, तो ये पैरेलल होगी। यहाँ पर देखो, ये फोकस से ऐसा लग रहा है कि हाँ ये फोकस से जा रही है, तो वो ये डाइवर्ज हो गई और क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तीसरा रूल है कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो स्ट्रेट चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली गई। ठीक है, तो ये 3 रूल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम वापस से लेंस में भी 6 केस ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे तो इमेज तुम्हारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। वही सेम सारी बातें वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। ऑब्जेक्ट को तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो दूसरी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। ऑब्जेक्ट को तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो दूसरी जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे इमेज बना। ऑब्जेक्ट को तुम फोकस पे रखते हो तो इमेज तुम्हारा इन्फिनिटी पे बनता है, और ऑब्जेक्ट को तुम फोकस से थोड़ा अंदर रखते हो तो इमेज ऑन द सेम साइड बनता है, वर्चुअल होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर तुम कॉनकेव मिरर को बना सकते हो, तो तुम कॉन्वेक्स लेंस को भी बना सकते हो, बराबर। और फिर जैसे वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का हमने ड्रॉ किया था, 2 डायग्राम बने थे, वैसे यहाँ पर कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के 2 डायग्राम बनते हैं। दोनों में ही आपका वर्चुअल इमेज आता है और डिमिनिश्ड इमेज आ जाता है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तो आपका एकदम फोकस पे इमेज बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और ऑब्जेक्ट अगर किसी और पॉइंट पे होता है, तो आपका जो इमेज है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है और डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है साइज़ में। यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज़ किया हुआ है, साइन कन्वेंशन हमने पहले ही देख लिया। यहाँ पर लेंस फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या प्रेजेंट करेगा तू? हाँ ठीक है, प्रेजेंट कर तेरा डायग्राम। बहुत जल्दी बना लिया तूने। किधर प्रेजेंट किया तूने? कुछ प्रेजेंट कर रहा है क्या? हेलो। हम्म, अच्छा, ओ हो। वाह वाह, क्या बात है। कि क्या कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, एंड टाइटल पेंट ब्रश यूज़ कर रहा है क्या? हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है। ये लेकिन थोड़ा गलत किया है तूने। ये तेरा कॉन्वेक्स लेंस दिखा रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस में डाइवर्ज नहीं होता है, ये कॉनकेव में डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्ज मतलब दूर जाना, कॉन्वेक्स में तो ये नीचे आना चाहिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये नीचे आना चाहिए। हाँ, ये सही है।
बराबर है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, ठीक है, आ जाते हैं मेरी स्क्रीन पे, आ जाते हैं। मेरा डायग्राम सही है। यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये तुम्हारा क्या है, लेंस फॉर्मूला है। ओके, दिस इज लेंस फॉर्मूला। जैसे आपने मिरर में किया है न्यूमेरिकल, वैसे ही लेंस में न्यूमेरिकल करना है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है, यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यहाँ पर v अपॉन यू होता है। आपने मिरर में देखा था, हमने माइनस वी अपॉन यू लिखा था, यहाँ पर हम सिर्फ v अपॉन यू लिखते हैं, राइट। तो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें आपका यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस में एफ आपका पॉजिटिव होगा, फिर कॉन्केव लेंस में आपका एफ निगेटिव होगा। बाकी सारी बात वही है, वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। मैग्निफिकेशन भी आप निकाल सकते हो। फिर आप ये भी बता सकते हो कि आपका जो इमेज है उसका लोकेशन निकाल सकते हो वी, और उसका नेचर बता सकते हो। नेचर कैसे बताओगे, तो नेचर बताने के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। अगेन मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा आता है तो मतलब वो मैग्नीफाइड है, इनलार्ज है। अगर 1 से छोटा आता है तो डिमिनिश्ड है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब रियल इमेज है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। अब लेंस में एक और बात हम करते हैं, जो है पावर। एक्चुअली पावर तुम्हारा क्या मिरर में नहीं होता है, तो मिरर में भी पावर होता है, फिलहाल 10th में उन्होंने दिया नहीं है। दोनों ही केसेस में पावर का डेफिनेशन सेम है। पावर क्या इंडिकेट करता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। आपका फोकल लेंथ है, उसका उल्टा कर दो तो आपको पावर मिल जाएगा। खाली इतना ध्यान रखना है कि आपका जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होना चाहिए। तो अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करते हो तो आपका पावर 1/f होता है। और पावर का जो यूनिट होता है वो होता है डायप्टर। ओके, डायप्टर, डायप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर तो अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका पावर प्लस में आएगा, और अगर कॉन्केव है तो उसका पावर माइनस में आएगा। डायप्टर, ओके। अब अगर एक के पीछे एक बहुत सारे लेंस रखे हुए हैं, कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर आपको भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो वहाँ पर अगर आपको जैसे दो लेंस दे दिया, बोला इसको कंबाइन करके रखेंगे तो इसका कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आएगा, तो कभी भी वो फोकल लेंथ को ऐड नहीं करना है। आपको उसका पावर निकालना है, पावर को ऐड करना है, क्योंकि जो रिलेशन है वो पावर का रिलेशन है। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। तो अगर आपको दो फोकल लेंथ दिया है और बोला है कि भाई कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा, तो आप क्या करो, पहले पावर निकालो दोनों का, दोनों के पावर को ऐड करो, जो रिजल्ट आता है उसका उल्टा करो। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? आपको अगर कंबाइंड पावर निकालना है तो क्या करना है, पहले दोनों का फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ, सॉरी, फोकल लेंथ दिया है तो फोकल लेंथ को उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद पावर मिल गया, पावर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आया पावर का, उसको फिर से रेसिप्रोकल करना है, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। मैं कोई एग्जांपल से बताऊं या समझ में आ गया? चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक का फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू सपोज दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है, और दूसरे का फोकल लेंथ ये F1 है, ये F2 है। थोड़ा प्रॉब्लम को टफ बना देता हूँ। दूसरे का फोकल लेंथ दिया है, मान लेते हैं -50 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 0.25 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 0.25 मीटर हो गया, और ये -0.5 मीटर हो गया। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करूँगा, पावर P1 निकालूंगा। P1 निकालूंगा तो 1/0.25, 1/0.25 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 डायप्टर। दूसरा मैं P2 निकालूंगा, P2 कितना, 1/0.5, माइनस में है, तो ये क्या हो गया, ये -2 हो गया, -2 डायप्टर। अब अगर मैं P इज इक्वल टू बोलूँ कि भाई P1 प्लस P2, तो P इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 4 -2 हो गया, 4 -2 क्या हो गया, 2 डायप्टर। तो पाइप जो फाइनल पावर है वो 2 डायप्टर हो गया। जो F होता है वो P का रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये 1/2 होगा। 1/2 मतलब 0.5, 0.5 क्या, मीटर। 0.5 मीटर मतलब क्या, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आपका दोनों लेंस को कंबाइन करने के बाद जो फोकल लेंथ आता है वो 50 सेंटीमीटर आएगा। 50 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब वो जो लेंस है वो आपका क्या है, वो आपका कॉनकेव लेंस है। प्लस में आ रहा है ना, प्लस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स। प्लस में आ रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस तरह से पावर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिरर का आता है तो लेंस का भी आता ही है। क्या चैप्टर पूरा क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ, तो ये था अपना लेंस और मिरर। अभी नेक्स्ट चैप्टर क्या देखें हम लोग?
क्या नेक्स्ट चैप्टर आपको यहाँ पर ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड या इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रोडक्शन रहेगा आपको, जिसमें ये बताया रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, राइट है। इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है क्योंकि हम डेली जो भी काम करते हैं वो सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। अब यहाँ पर 12.1 जो है, 12.1 है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो सर्किट सर्किट इलेक्ट्रिक करंट की पहले अगर हम बात कर लें, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लें तो यहाँ पर आपका जो कंडक्टर होता है, जैसे ये सपोज ये एक कंडक्टर है आपका, ओके, ये कंडक्टर है। जब ये कंडक्टर को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, तो बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से मूव करते हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हर पॉइंट पे ये मूव करते हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं, हर जगह से मूव कर रहे हैं, वायर में हर पॉइंट पे मूव करेंगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, कूलम्ब में बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कुछ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है। तो ये चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको ही हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है आपका चार्ज जो फ्लो कर रहा है डिवाइड बाई टाइम। तो आई जो है करंट, जो है करंट क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ क्यू अपॉन टी, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। तो यहाँ पर कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि बताओ एक कूलम्ब चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो 6 इंटू 10⁻18 है। आप इसका रेसिप्रोकल करोगे ना 1.6 इंटू 10⁻⁹ का, तो आपको मिलेगा 6 इंटू 10⁻18। मतलब एक कूलम अगर मुझे चार्ज चाहिए तो उसके लिए मुझे 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। करंट है, करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। तो यहाँ पर आप इसकी यूनिट देख लो, एम्पियर में। चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो होता है तो हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर करंट है। और यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया है इसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में यहाँ पर आपने बैटरीज कनेक्ट कर ली। बैटरी क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल आप यूज़ करोगे तो उसको बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 सेल हमने यूज़ किया हुआ है, तो ये बैटरी यूज़ कर ली। फिर ये कंडक्टिंग वायर से, इसको कंडक्टिंग वायर से बोलते हैं, जो ये वायर ये इस तरह से जा रहा है, कंडक्टिंग वायर है। फिर यहाँ पर ये क्या है, ये एक बल्ब इन्होंने लगाया हुआ है, बल्ब होगा या कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस होगा। फिर यहाँ पर ये इन्होंने एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं रजिस्टर होगा। फिर यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, एमीटर का काम होता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट को मेजर करना कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हमने एक स्विच दिया हुआ है कि ये एक स्विच है, इसको हम ओपन क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल, इसके बेसिस पर उन्होंने जो न्यूमेरिकल दिया है एकदम पपलू न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है इसमें, राइट। आपका सिंपल एक फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो बात नहीं की है, इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूर बात की है। तो फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस को इन्होंने इस तरह से बोला है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी, ओके, मेन मेन मुद्दे की बात करें हम लोग, तो ये आपको इन्होंने बोला है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है ये वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज होता है। मतलब आपका समझो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, तो यहाँ से आप समझो क्यू चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ पर गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके गए, तो आपका डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। तो ये जो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, ये डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू करेंगे, जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क अपॉन चार्ज। अब बोलोगे कि पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल आप कॉलेज में जाओगे तो आपको सिखाया जाएगा कि व्हाट इज पोटेंशियल, ओके। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आने के लिए जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल, ओके। तो समझो आपका 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है।
इन्फिनिटी से मैं एक यूनिट चार्ज को लेके आया, ए पर लेके आया, और मेरा कुछ वर्क हो गया, समझो 5 वर्क हो गया, और फिर इन्फिनिटी से मैं एक यूनिट चार्ज को बी पर लेके आया और मेरा वर्क सपोज 4 हुआ यहाँ पर लेके आने का। तो एक्चुअली ए और बीच के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1 वोल्ट। ओके, ये जस्ट मैंने एक रफ एग्जांपल दिया है। तो आपका किसी भी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करने कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट हो जाता है। आपको लेकिन 2 पॉइंट दिए तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को ज़रूर आ सकता है। जैसे आपका बिल्डिंग के अंदर अगर आप 5th फ्लोर पे रहते हो, तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि 5th फ्लोर और 6th फ्लोर के बीच में हाइट कितनी है? मतलब डिफरेंस इन हाइट क्या है वो आप निकाल सकते हो, घर के अंदर टेप लगाया, मेजर किया, आ गया। लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि भाई 6th फ्लोर की हाइट क्या है और 5th फ्लोर की हाइट क्या है, तो ग्राउंड से लेके उसको मेजर करना पड़ेगा, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। तो वो डिफ़िकल्ट वाला प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ आपको 2 पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफ़रेंस है वो पता होना चाहिए, और वो पोटेंशियल डिफ़रेंस की वजह से ही आपका जो चार्ज है वो फ्लो करता है। तो पोटेंशियल डिफ़रेंस क्या है? सिंपली पोटेंशियल डिफ़रेंस है वर्क अपॉन चार्ज। तो 2 पॉइंट के बीच में आप जो वर्क कर रहे हो डिवाइड बाय आपका चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, ये जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफ़रेंस कहते हैं। क्लियर है पोटेंशियल डिफ़रेंस क्या है? पोटेंशियल डिफ़रेंस को आप मेजर करते हो वोल्ट में, ओके, और वर्क को आप मेजर करते हो जूल में, और चार्ज को मेजर करते हो कूलम में। तो अगर मेरा 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए 1 जूल का वर्क होता है, तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट होता है। कभी-कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे कि इफ to move a charge of 1 coulomb from point A to point B, work done is 1 joule, then the potential difference between point A and point B is 1 वोल्ट। ओके, इस तरह से 1 वोल्ट को डिफाइन किया जा सकता है, राइट? तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क कूलम से रिलेटेड अगर कुछ न्यूमेरिकल आता है तो वो भी सुपर डुपर ईजी है। जैसे यहाँ पर एक आ गया न्यूमेरिकल की हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस ए पॉइंट वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस 12 दिया है। ओके, वर्क डन आपको पूछा है, आपको चार्ज दिया है 2 कूलम का, तो 12 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 2। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24। वर्क को मेजर करते हैं जूल में, तो 24 जूल। अब ये छोटी-छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए कि वर्क को किसमें मेजर करते हैं, चार्ज को किसमें मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को किसमें मेजर करते हैं, टाइम को किसमें मेजर करते हैं। ये सब यूनिट आपको एसआई यूनिट जो होती है वो पता होनी चाहिए। ओके, फिर सर्किट डायग्राम की बात की तो सर्किट डायग्राम में देखो ये सब सिंबल्स, अभी अगेन सिंबल्स, सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वो सिंबल्स आपसे पूछ सकते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में वो सिंबल्स आ सकते हैं, या कुछ ऐसे 2-3 मार्क का क्वेश्चन दे देंगे जिसमें कुछ सिंबल्स दे देंगे और उसके सामने यहाँ पर कुछ दे देंगे, बोलेंगे कि मैच करो, बताओ क्या किसके लिए क्या है, बराबर? तो ये सिंबल वोल्ट के लिए क्या सिंबल है, मीटर के लिए क्या सिंबल है, रजिस्टर के लिए क्या सिंबल है। रजिस्टर मतलब जो करंट फ्लो होता है तो उसको अपोज करने वाली जो चीज़ होती है उसको रजिस्टर बोलते हैं। तो रजिस्टर 2 तरह के होते हैं, एक रजिस्टर आपका नॉर्मल रजिस्टर है, एक आपका वेरिएबल रजिस्टर होता है। तो ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा रजिस्टर जो अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है, मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे घर पे आप देखते हो फैन है, फैन का एक रेगुलेटर होता है, वो रेगुलेटर को यूज़ करके हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर रजिस्टर में भी कुछ अरेंजमेंट होता है, जिसको यूज़ करके हम उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस वाली बात क्लियर? ये सारे सिंबल्स क्लियर हैं? वायर जॉइंट क्या होता है, वायर क्रॉस क्या होता है, प्लग की क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अभी यहाँ पर अगर तुम बैटरी को कनेक्ट करते हो तो आप देखते हो कि जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और उसकी वजह से जो करंट आपका फ्लो कर रहा है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला लॉ है इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर इन्होंने दिस इज ओम्स लॉ, तो क्या दिस इज ओम्स लॉ, इसके पीछे आ जाते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, इसको ये हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V अपॉन आई इज कांस्टेंट। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमने इंक्लूड कर दिया कि भाई V अपॉन आई कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट को हमने एक स्पेशल सिंबल से इंडिकेट किया जिसको हम R से दिखाते हैं, और R को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया जिसको हमने बोला रेजिस्टेंस।
ओके। तो रेजिस्टेंस ऐसे कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। रेजिस्टेंस क्या है, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो आ रहा है, उसको ही आपने रेजिस्टेंस नाम दे दिया। ठीक है? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर कोई बच्चा अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है और उसको बोला कि भाई ओम्स लॉ आ गया, पूछ लिया किसी तरीके से ओम्स लॉ, तो वो बच्चा V अपॉन आई इज इक्वल टू आर ये लिख के आ जाएगा ना, तो भी उसको थोड़े से मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यही तो ओम्स लॉ है। हाँ, 100%। V अपॉन आई इक्वल टू आर या V इज इक्वल टू आई आर। तुमको पूछा कि भाई ओम्स लॉ बताओ, तो तुमने लिखा V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। हाँ, और बाकी बाकी वैसे ये डेफिनेशन भी तो कुछ हार्ड थोड़ी ना है कि पोटेंशियल, आपका क्या बोला है कि इन ए सर्किट, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। दिस इज ओम्स लॉ। नहीं नहीं, लेक्चर चल रहा है ना अभी, जब तक तुम्हारा ये चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक लेक्चर खत्म नहीं होगा। हाँ बोलो अन्य। उसका मतलब फॉर्मूला है, उसको खाली एक्सप्लेन करना है। बस बस बस, फॉर्मूला ही है ना, देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा, और यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है ना कि द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द हाँ एंड्स तो ऑफ ए मतलब गिवन मेटेलिक वायर। फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है। फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है बस। यहाँ यहाँ पर कोई कोई 1 ओम के बारे में पूछे तो 1 ओम क्या है, तो 1 ओम क्या होगा कि अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और आपका करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज 1 ओम। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उससे करंट 1 एम्पियर फ्लो करता है, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। इस तरह से 1 ओम को भी डिफाइन करते हैं हम लोग। तो फिजिक्स के अंदर कोई भी डेफिनेशन जो है, वो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला लिखो और उसको एक्सप्लेन कर दो, द डेफिनेशन इज रेडी। हाँ जी। क्यों, क्या करना है तेरे को 5 मिनट? ये चैप्टर के बाद रेस्ट ले ले, चैप्टर में अभी कुछ बचा नहीं है। अब क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है ना, जो आर आपने देखा आर, वो आर फिर बाद में इन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया, बोला हम ज़्यादा लंबा वायर लगाएं तो क्या होता है, हम ज़्यादा मोटा वायर लगाएं तो क्या होता है। तो ये सब देख के उनको कुछ और लॉस समझ में आए। लॉस क्या क्या समझ में आए? क्या हो गया भाई? कुछ मैसेज वैसेज कर रहे हैं क्या? ओके। तो यहाँ पर लॉज किधर गया हमारा बुक, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। मतलब कंबाइन करके बोलेंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो ये जो वापस से प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हम फिर मैथ्स यूज़ करते हैं, 8th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स पढ़ा है आपने वो यूज़ करते हो, और आप लिखते हो आर इज इक्वल टू रो इन टू एल अपॉन ए। यहाँ पर ये जो रो है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी ये कांस्टेंट हो गया। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अगेन ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, क्योंकि इसको यूज़ करके भी प्रॉब्लम आते हैं। कल ही हम लोग आने ये टाइप का प्रॉब्लम देख रहे थे ना, उन्होंने कुछ 4 डायग्राम दे दिए थे, लेंथ एल था, 2L था, ए था, 2A था, राइट। हाँ और मोटा फिर पतला। हाँ, मोटा पतला, और हमको देखना था कि किसका रेजिस्टेंस कम है ज़्यादा है। तो इसको यूज़ करके आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी गिवन वायर का। और यहाँ पर क्या हो गया कि अगर मैं लेंथ 1 रखूँ और एरिया 1 रखूँ, तो आर इज इक्वल्स टू रो हो जाता है, और फिर उससे रजिस्टिविटी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कंडक्टर की, एलॉय की, इंसुलेटर की रजिस्टिविटी निकाली है, और बोला है कि भाई देखो कंडक्टर की रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, 10⁻⁻8 में है। फिर उन्होंने बोला एलॉय की रजिस्टिविटी थोड़ी उससे ज़्यादा होती है, 10⁻6 में। फिर उन्होंने बोला इंसुलेटर की रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻14 है, 16 है, 17 है। इस तरह से तुम्हारी जो एलॉयज होते हैं उनकी रजिस्टिविटी होती है, बराबर। ठीक है, फिर अभी आगे इसके बाद में ये तुम्हारा ये हो गया, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल हो गए, ये क्वेश्चन आंसर आ गया। रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंपल ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स में दो सिस्टम है, एक रजिस्टर्स इन सीरीज और एक रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो इस तरह का अगर कनेक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं रजिस्टर इन सीरीज। अब यहाँ पर इसका हम एक कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कंबाइंड रेजिस्टेंस में होगा क्या कि ये 3 रजिस्टर की जगह एक ही रजिस्टर काम करेगा। समझो आरएस काम कर रहा है, तो आरएस काम कर रहा है, तो मैंने तो पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई किया हुआ है, और इससे करंट मेरा आई फ्लो कर रहा है, और मेरा ये आरएस, ये तीनों को हटा के मैंने रिप्लेस कर लिया, जो ये तीनों की जगह काम कर रहा है। तो ये लेफ्ट साइड का सर्किट और राइट साइड का सर्किट दोनों सेम है।
तो दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं, यहाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो करंट आई जा रहा है ना, तीनों से सेम करंट जाएगा, लेकिन तीनों के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा। यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, V3 होगा। तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। बीच बीच में मुझे आवाज़ क्यों आती है? आन्या, आर यू देयर? नमन? यस सर, आई हाँ, एम देयर। अच्छा ठीक है। नहीं, मैं बोला क्या मैं अकेले ही पढ़ रहा हूँ क्या? ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तो होता है इसका डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन ऐसे करते हैं, ये जो आपका V1 है ना, V1 इक्वल टू आई इंटू R1 होता है, V2 इक्वल टू आई इंटू R2 होता है, और V3 इक्वल टू आई इंटू R3 होता है। और ये V1 V2 V3 क्या हो गया, तो अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1, अक्रॉस R2 होगा V2, और अक्रॉस R3 होगा V3। और ये जो V होता है ना, V ये V1 V2 और V3 तीनों का सम होता है। और ये जो V है, V को ये वाले डायग्राम से अगर हम लोग यूज़ करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I इंटू आर एस। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I इंटू R1, इसको लिख सकते हैं I इंटू R2, इसको लिख सकते हैं I इंटू R3। फिर I को कैंसिल किया तो मेरा आर एस बराबर क्या हो गया, ये हो गया R1 प्लस ये हो गया R2 प्लस ये हो गया R3। तो ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन में आपको दो डायग्राम बनाना है, और ये इस तरह से ये पॉइंट लिखा, ये पॉइंट लिखा, इक्वेट किया, तुमको आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल गया। ये सीरीज का डेरिवेशन हो गया। पैरेलल में अगर रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो पैरेलल में कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं, दो पॉइंट के बीच में इस तरह से ये पैरेलली कनेक्ट है। तो इसमें आप देखोगे, इसको अगर मैं सिंगल एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो समझो ये तीन रजिस्टर को हटा के मैंने एक रजिस्टर यूज़ कर दिया आरपी। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेरा वी है, और यहाँ से करंट मेरा फ्लो कर रहा है आई। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेरा वी था, करंट आई था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर जब पहुँचा तो ये तीन पार्ट में करंट डिवाइड हो गया। एक से करंट I1, दूसरे से करंट I2, तीसरे से करंट I3। तो मुझे पता है कि ये जो मेरा करंट आई है, यही तो मेरा डिवाइड हुआ है। तो आई इज इक्वल टू I1 है, प्लस I2 है, प्लस I3 है। तो ये फॉर्मूला अगर यूज़ करोगे तो तुमको पैरेलल का डेरिवेशन आ जाता है। आई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन आर पी, क्योंकि ये रेशियो है वोल्टेज और इसका। ओके, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर ना, ये कॉन्सेप्ट आपको याद है ना। तो आई इज इक्वल टू V अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो V अपॉन आर पी, और यहाँ पर I1 को V अपॉन R1, V अपॉन R2, और उसको V अपॉन R3। तो यहाँ पे तुम देखो V को कैंसिल किया तो तुमको मिला, तुमको क्या मिला यहाँ पर, तुमको मिला कि ठीक है, फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर पी यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 यहाँ पर, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तुम्हारा पैरेलल का डेरिवेशन हो गया। तो यहाँ पर सीरीज का डेरिवेशन या पैरेलल का डेरिवेशन इजीली यू कैन डू। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, राइट? यू कैन डू द डेरिवेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सिंपली। कोई कंफ्यूजन डेरिवेशन में? फिलहाल डेरिवेशन मुझे नहीं लगता डेरिवेशन पूछा जाएगा, लेकिन अगर डेरिवेशन पूछा जाता है तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। पहले के समय में डेरिवेशन आते थे, 5-5 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछे जाते थे। डेरिवेशन पूछेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछेंगे, तो ये सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन हो गया। एमीटर को आप हमेशा सीरीज में कनेक्ट करोगे, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा आप पैरेलल कनेक्ट करोगे सर्किट में। रजिस्टर्स इन पैरेलल, ये रजिस्टर्स इन पैरेलल का इन्होंने कर लिया डेरिवेशन। यहाँ पर डेरिवेशन दिया हुआ है, तो हर एक के लिए डेरिवेशन दिया है, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि करंट से कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके अंदर वो हीट जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपका जो हीट जनरेट होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका वर्क था, आप ध्यान दो, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क अपॉन चार्ज है, याद है? तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर, और क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू आपने आई पढ़ा था ना, आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, क्यू अपॉन टी पढ़ा था। तो क्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू टी। तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो ये जो आई स्क्वायर आर टी है, ये टोटल तुम्हारा क्या हो रहा है, वायर से जब करंट फ्लो कर रही है तो वर्क डन हो रहा है। और ये वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, ये वर्क डन आपका हीट में कन्वर्ट होता है।
तो आपका जो हीट है वो हो गया I²RT। तो ये आपका जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इसी प्रिंसिपल पे हम आयरन बनाते हैं और बाकी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हीट जनरेट होती है। बल्ब बनाते हैं, वो सब इसके ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ओके, तो ये जो हीट है, हीट, अभी हीट को मैंने बोला हीट I²RT है। यहाँ पर I²RT को I × R × T भी लिख सकते हैं, I × R को V लिख सकते हैं, तो VIT भी एक फॉर्मूला बन जाता है। तो H = VIT। इसके अंदर V × I जो है इसको एक्चुअली हम लोग पावर बोलते हैं। पावर, पावर इज V × I। अब पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं, पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम। तो W/टाइम ये पावर। W को हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि W हमने बोला कि भाई V × Q, तो V/Q/T ये पावर। Q/T को हम लोगों ने I बोला, तो ये V × I। तो पावर इज इक्वल टू V × I हो गया। पावर P इज इक्वल टू V × I। तो ये सब इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। बस आपके सारे के सारे जो फॉर्मूले थे सारे फॉर्मूले हो गए यहाँ पर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपने देखा कि हाँ, जो हमारा बल्ब का फिलामेंट होता है, ओके, वो इसके ऊपर काम करता है। एक ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। दूसरा आपका आयरन एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। तीसरा आपका जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। फ्यूज़ भी इसी पे काम करता है कि भाई अगर हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। हीटिंग ज़्यादा क्यों हो जाएगी? अगर आपको एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो बाकी अप्लायंस डैमेज होने से रह जाते हैं। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ये इस तरह से बहुत सारे अप्लायंसेस क्या हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर, तो यहाँ पर पावर आपने देखा पावर V × I होता है। इसको आप V को आप IR लिखोगे तो I²R हो जाएगा। आप I को V/R लिखोगे तो V²/R हो जाएगा। तो पावर के ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। P को VI भी लिख सकते हैं, इसको हम I²R भी लिख सकते हैं, इसको हम V²/R भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पावर। अभी जो पावर है, पावर को हम मेजर करते हैं, वॉट में मेजर करते हैं। तो अगर मेरा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो मेरा जो पावर होता है वो 1 वॉट होता है। 1 वॉट। अब ये जो वॉट है, ये वॉट बहुत छोटी यूनिट है, तो हम किलोवाट यूज़ करते हैं। किलोवाट मतलब क्या, 1000 वॉट हो गया। और हम टाइम जो यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वो कोई 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए तो करते नहीं है, वो हम घंटों घंटों यूज़ करते हैं। तो टाइम में हम क्या करेंगे, टाइम में हम आवर्स यूज़ करेंगे, तो एक बड़ी यूनिट मुझे मिल जाती है। पावर की एक बड़ी यूनिट मिल जाती है जो होता है किलोवाट आवर। तो यहाँ पर किलोवाट आवर और यहाँ पर वॉट सेकंड का अगर रिलेशन देखें, तो यहाँ पर रिलेशन उन्होंने डिफाइन किया हुआ है 3.6 × 10⁻6 वॉट सेकंड को जूल बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज 3.6 × 10⁻6 जूल। ये जो 1 किलोवाट आवर है, इसको एक्चुअली हम यूनिट बोलते हैं। तो ये एक यूनिट हमने क्या किया, पावर कंज्यूम किया। एक यूनिट कंज्यूम किया मतलब 3.6 × 10⁻6 जूल किया हमने कंज्यूम। पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम ये क्या होता है, एनर्जी होती है आपकी, एनर्जी कितना कंज्यूम किया आपने। तो 1 किलोवाट आवर ये इतनी एनर्जी मतलब 3.6 × 10⁻6 जूल एनर्जी, और इसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट एनर्जी। फिर आपका यूनिट का अगर आपको रेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है कि भाई मेरा रेफ्रिजरेटर 400 वाट का है, 8 घंटा पर दिन चलता है, तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर 30 डेज़ क्या होगा। और चार्ज दिया है कि 3 रुपया पर किलोवाट आवर यूज़ होता है। तो पहले तो मैं किलोवाट आवर निकाल लूँगा। तो किलोवाट आवर निकालने के लिए ये 400 वाट को मैंने 8 आवर से मल्टीप्लाई किया, 30 डेज से मल्टीप्लाई किया, ये जो भी वाट आवर आया उसको 1000 से डिवाइड किया, किलोवाट आवर आ गया। तो 96 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपया, तो 96 किलोवाट आवर के लिए 96 × 3 ₹288। ये हीटिंग इफेक्ट था आपका। अब इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स हैं, कोई न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाऊँ कि आप करके देखोगे और डाउट पूछोगे मुझसे। सर हेलो। आप करा दो। ओके, चलिए फिर यहाँ पर करते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखो कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ मैं। इसमें सब न्यूमेरिकल ही है, एक्सरसाइज में कुछ और है ही नहीं। ओके, तो चलो एक एक करके सब देख लेते हैं। पहला है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। ओके, मैं इसको साइड में ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। 5th से। पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। पहला दूसरा तीसरा चौथा आता है क्या, आने आ कि मैं पहले से ही करवा दूँ।
मुझे 5 मिनट लगेगा। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ऑप्शन भी लेना। हाँ, तो ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन लिया ना मैंने। क्या दिया है? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन आर अपॉन आर डैश क्या होगा? तो देखो मेरा क्या है ना, ये एक रजिस्टर है, ये इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसको मैंने 5 पार्ट में कट कर दिया, ऐसे 1 2 3 4 और 5 पार्ट में कट कर दिया, बराबर। तो हर एक का रेजिस्टेंस जो होगा ना वो R/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R/5। अब ये जो R/5 है इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया? पैरेलली कनेक्ट किया। तो पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला है ना 1/RP जो होता है, 1/RP इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R1। तो R1 क्या है यहाँ पर? R/5। R2 क्या है? वो भी R/5। हर एक टुकड़ा 1/R/5 ही है, प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। तो सब में 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5/R प्लस 5/R। कितनी बार होगा? 5 बार। तो इसको लिखेंगे 25/R। ये क्या है? 1/RP। आरपी को उन्होंने आर डैश बोला, ओके। आरपी को उन्होंने आर डैश बोला। अभी 1/R डैश इज इक्वल्स टू 25/R। तो ये आर को यहाँ से राइट में लेके लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये होगा R/R डैश। R/R डैश कितना हो गया? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज R/R डैश? तो R/R डैश कितना हो गया? 25, 25। बराबर। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर पी जो था वो क्या था? वो हमने देखा कि ये वी आई था, वी आई को हमने V² भी लिखा था, इसको हमने आई स्क्वायर आर भी लिखा था। तो देखो ये मेरा आंसर है, V² ये मेरा आंसर है, I² ये मेरा आंसर है, तो ये वाला आंसर नहीं है, बराबर। वी हाँ सर। वी को IR लिख सकते हैं हम लोग, उस बेसिस पे यहाँ पे निकाला। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन अगर हम लें तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड टू 20 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल कितना दिया है? यहाँ पर दिया है कि V तुम्हारा 220 वोल्ट है और तुम्हारा P दिया है, P 100 वाट है। व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड एट 110, ये तो क्या हुआ कि अगर 220 पे ऑपरेट करता है तो 100 वाट का ये पावर देगा। व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, अगर ये 110 पे ऑपरेट करेगा तो कितना पावर देगा? तो यहाँ यहाँ पे तुमको लगता है 50, चलो देख लेते हैं। एक्चुअली पावर है ना, पावर, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, होता है ना, हाँ। ओके। तो यहाँ पर जो मेरा बल्ब है उसका आर तो चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि P1 जो है, P1 इज इक्वल्स टू V1² हो गया और P2 जो है वो V2² हो गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। हाँ। और मुझे यहाँ पर क्या बोला है कि P2 क्या होगा ना, यहाँ पर V2 मेरा दिया है 110, राइट। तो पहले तो मैं P1/P2 निकालूँ, तो P1/P2 निकालूँ तो ये होगा V1² डिनोमिनेटर का आर कैंसिल हो जाएगा। तो समझो P1 तुमको पूछा है फाइंड आउट करने को और P2 तुमको दे दिया है कि 100 वाट है, तो यहाँ पर तुम्हारा P1 तुमको पता नहीं, क्या हो गया, हाँ, P1 तुमको पता नहीं और P2 तुमको दिया है 100। तो 100 जब था तो टाइम पे वोल्टेज कितना था? 220 था। अभी कितना है? 110 है। तो इसका स्क्वायर करना है तुमको, ये इसका डबल है, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। तो तुम्हारा जो P1 है वो 1/4 इंटू 100 हो गया, 1/4 इंटू 100 कितना हो गया? 25 हो गया। तो तुम्हारा अगर पोटेंशियल डिफरेंस को तुम आधा करते हो तो तुम्हारा पावर क्या होता है? 1/4 हो जाता है, 25 वोल्ट वॉट, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखो कि अगर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस तुम आधा किए तो तुम्हारा जो पावर है वो क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। तुमने पोटेंशियल डिफरेंस डबल किया तो पावर तुम्हारा 4 टाइम्स हो जाएगा। 1/4 होएगा। हम्म। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है
कि द कंडक्टिंग वायर of the same material and equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in the circuit. The same potential difference apply किया. The ratio of the heat produced in series and parallel combination. दो वायर थे, पहले दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और फिर बाद में दोनों को हमने कैसे कनेक्ट किया, पैरेलली कनेक्ट किया. बोला बताओ हीट कितना जनरेट होगा. ओके तो हीट जनरेट होने के लिए, हाँ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा. तो यहाँ पर हीट जनरेट होने के लिए हमको क्या चाहिए, चलो इसको मान लेते हैं ना कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना, इसका रेजिस्टेंस सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस 1 है, इसका भी रेजिस्टेंस 1 है. यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 1, ठीक है, मान ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ सर. पहले सीरीज में कनेक्ट किया और पैरेलल में कनेक्ट किया. ओके और इन्होंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेते हैं हम लोग. ओके अगर तुमको कोई नंबर में चाहिए तो तुम नंबर में भी ले सकते हो. मान लो मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर भी कितना अप्लाई होगा, 10 अप्लाई होगा. ओके अभी तुम्हारा यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो अक्रॉस दिस रजिस्टर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा. सीरीज में हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है. ठीक सर है, ये 10 क्या था? 10 मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिया. अच्छा. अच्छा यहाँ पर ना मेरा जो हीटिंग इफेक्ट है ना, हीट हीट जो जनरेट होता है उसका फॉर्मूला था V²/R, था ना. तो यहाँ पर हाँ जो हीट जनरेट होगी वो कितनी होगी, 5²/1. और यहाँ पर जो हीट जनरेट होगी वो क्या होगी, 5²/1. 5² 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया, यहाँ पर हीट जनरेट हुई 50. अच्छा यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हीट कितनी, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइड बाई 1 प्लस इसके अंदर भी जो हीट जनरेट हुई वो 100/1, मतलब कितनी जनरेट हुई 200. तो यहाँ पर जो हीट है वो 50 है और यहाँ पर जो हीट है 200 है, मतलब कितना टाइम है ये, सीरीज में करते हैं तो 50 और इसमें करते हैं तो 200, तो ये 1:4 हो गया ना, टाइम्स. 1:4, 4 टाइम्स है, 50 4 द 200. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1:4. 1:4. यस परफेक्ट, बराबर. ये फोर्थ क्वेश्चन है. फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमने बात कर ली. हाँ. राइट फिर उसके आगे यहाँ पर सम है, नेक्स्ट सम है. अरे क्या हो गया. ओके अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm. तो कॉपर वायर का डायमीटर दिया है एंड रजिस्टिविटी दी हुई है. ओके व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10. तो यहाँ पर आर की वैल्यू 10. ओके रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁸ और यहाँ पर डायमीटर 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 की वैल्यू 0.5 mm, मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25 mm, मतलब 10⁻³ मीटर. ये रेडियस की वैल्यू दे दी. अब बोला कि भाई मुझे कितना लेंथ चाहिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक रेजिस्टेंस दिस. तो यहाँ पर आर के लिए फॉर्मूला क्या था, आर के लिए फॉर्मूला था रो इंटू L/A. मतलब अगर मैं लेंथ के लिए फॉर्मूला बनाऊँ तो लेंथ के लिए मेरा फॉर्मूला बन जाएगा L = R × A/रो बन जाएगा. R10 एरिया के लिए पाई इंटू R² मतलब 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाई रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁸. तो यहाँ पर लेंथ बराबर ये 10 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 0.25 का स्क्वायर 0.0625 इंटू ये 10⁻⁻6, डिनोमिनेटर में 10⁻⁻8 है, ऊपर जाएगा 10⁻8 हो जाएगा और इसको डिवाइड करना है मुझे 1.6 से. तो ये फाइनली अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये 10⁻⁻6 प्लस सर 8. 10 - 6, हाँ 10⁻⁻6 प्लस 8 होगा कि इंटू 8 होगा? +8 होगा, प्लस ना नीचे से ऊपर जाता है तो पावर ऐड हो जाता है, माइनस का प्लस.
हाँ, रेसिप्रोकल साइन। तो ये बेसिकली आपका ऊपर 10, ये 3.14, और ये देखोगे 10 पावर 2 आएगा। 10 पावर 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 6.25 एंड होल डिवाइड बाई ये क्या 1.6। तो ये कैलकुलेटर लोगे और कैलकुलेट करोगे। फिलहाल कैलकुलेटर नहीं, आप लोगों को तो ये मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 3.14 इंटू 6.25 है, दैट डिवाइड बाई 1.6 अगर करते हैं। क्या किया मैंने, 10 इंटू 3.14 इंटू 6.25 डिवाइड बाई 1.6। ओके, आंसर आता है 122.65। किस में आंसर आएगा, मीटर में आएगा, ऐसा यूनिट। तो ये इस तरह से कुछ तो बड़ा सा नंबर आ जाता है। अब आगे और क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, आगे क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अच्छा, डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, मतलब आप एरिया को देखो, डायमीटर अगर आप डबल करोगे तो एरिया आपका 4 टाइम हो जाता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है आपका एरिया का। डायमीटर को डबल किया तो एरिया 4 टाइम हो गया, एरिया 4 टाइम बढ़ गया तो आपका रेजिस्टेंस 4 टाइम क्या होगा, घट जाएगा। सर रेजिस्टेंस जितना लेंथ कम होता है उतना बढ़ता है ना। हाँ, रेजिस्टेंस लेंथ जितना कम होता है उतना, लेंथ जितना कम होता है उतना रेजिस्टेंस कम होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना। लेंथ कम तो रेजिस्टेंस अच्छा, कम, तो लेंथ लेंथ ज़्यादा। ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा और एरिया ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम। हाँ, तो यहाँ पर एरिया आपने डायमीटर को डबल किया, डायमीटर को डबल किया तो एरिया को 4 टाइम किया, हम्म, डायमीटर को डबल किया तो एरिया को एरिया 4 बढ़ टाइम गया किया। और हाँ, एरिया बढ़ गया तो फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो गया। हाँ, बस हो गया, प्रॉब्लम खत्म। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोज इन ए गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर आई दिया है, वी दिया है, प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर एक एक्सेस पे आपने यहाँ पर समझो आई ले लिया और यहाँ पर समझो वी ले लिया। तो पहले आपको 0.6 1.6, तो 0.5 यहाँ पर कहीं पर आ रहा है करंट, और 1.6 यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर लोगे, एक पॉइंट यहाँ पर लोगे, ऐसे लेके ये ड्रॉ कर लोगे। और फिर यहाँ पर V में क्या डिफरेंस है और I में क्या डिफरेंस है उसका रेशियो निकालोगे, वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज V अपॉन आई होता है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो अगेन ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ प्लॉट करना है फिर उससे आपको निकालना है, तो 3-4 मार्क के लिए क्वेश्चन बन जाएगा ये। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। मान देखो समझ रहा है। नहीं, उसको ऊपर से जाएगा न्यूमेरिकल, नॉर्मल मैथ्स ही नहीं समझ में आता है तो इतना न्यूमेरिकल और इतना फास्ट स्पीड पे कैसे समझेगा। बराबर है ना नमन। when a when a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere। देखो V दिया है 12, करंट दिया है I दिया है कितना 2.5 मिली सर ये एम्पियर का वाले मतलब प्रॉब्लम के बाद लीव कर दे। 10.3, 10⁻³ एम्पियर ना। रुक ना, 2-3 प्रॉब्लम खत्म, तेरा ये चैप्टर ही खत्म हो गया। V है, I है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। R फाइंड आउट करना है, तो R के लिए फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई ना। V के लिए फॉर्मूला क्या है 12, I के लिए फॉर्मूला क्या है 2.5 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ ये ऊपर जाएगा, 12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2.5। सो 12 डिवाइड बाई 2.5, तो यहाँ पर जो R है, R इज इक्वल टू 12, 12 डिवाइड बाई 2.5 अगर करोगे, यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 2.5 अगर किया नहीं मैंने होएगा सर। तो ये 4.8 होता है, 4.8 इंटू 10⁻³। हाँ हाँ हाँ, मैंने खाना खा लिया। 48,000 ये ओम हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया आर। बराबर, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो आगे के प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। ये कौन सा प्रॉब्लम किया हमने, 9th किया नहीं, 8th किया, 9th, 9th। 7th हाँ, मैंने एक्चुअली इसके पहले, 7th किया। अरे 8th किया ना बच्चे। अभी 48,000 जो निकाला मैंने, 12 वोल्ट की तुम्हारी बैटरी है, हाँ 2.5 मिली हाँ एम्पियर है। 8th है। हाँ, फिर ये क्या है, यहाँ पर 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या है,
9th क्वेश्चन है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, वी कितना है? 9। भूख बहुत ज़्यादा लगी है। इज कनेक्टेड अक्रॉस 0.2। हाँ ठीक है, आप लोग जाओ छुट्टी। नहीं नहीं नहीं, ये सीरीज में आपके रेजिस्टेंस दिए हुए, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम। ओके। हाँ। हम्म। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, तू क्या दे रहा है? अच्छा। हाँ। अच्छा। दाल। हाँ। अच्छा, आमरस। तू, तेरा कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, तू स्पेसशिप में बैठे बैठे दाल पी रहा है? हाँ, वो मेरा स्पेसशिप अभी अर्थ तक पहुंचा नहीं। हम्म। अच्छा। शूटिंग के लिए आ रहा हूँ ना मैं। ओके, चलो देखो यहाँ पर ना रेजिस्टेंस आपको ये दिया हुआ है, मतलब क्या है, ये सब रेजिस्टेंस ये इस तरह से आपके कनेक्ट है। ओके। और यहाँ पर इसने बोला कि यहाँ पर कहीं तो 12 ओम कनेक्ट है, उससे कितना करंट जाएगा वो निकालना है। आपको बेसिकली करना क्या है कि ये सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, सबको ऐड करो, 9 से डिवाइड करो, जो करंट आता है वही करंट तो 12 से भी जाएगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा फटाफट तुमको समझा देता हूँ। 9th प्रॉब्लम क्या था। 10th प्रॉब्लम क्या है कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस, मतलब क्या है, ये पैरेलल में आपको कनेक्ट करना है, और पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट करना है कि आपका जो आई है वो 5 आ जाए, तो आई 5 आ जाए और वी आपका 220 है। तो आपको पता है आर पी जो होगा आपका वो कितना होगा, वो 220 डिवाइड बाई 5 होगा। तो 220 डिवाइड बाई 5 अगर हम करते हैं, 220 डिवाइड बाई 5 अगर हम करते हैं तो ये 44 आता है, मतलब आरपी का वैल्यू 44 आना चाहिए। यहाँ पर 1 अपॉन आरपी का जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कितना है, 176 है। ऐसे आप कितने रेजिस्टेंस जोड़ने वाले हो, तो मान लो एन रेजिस्टेंस जोड़ने वाले हैं, तो वो ऐड हो के क्या होगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ पर आरपी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो आरपी की वैल्यू मिल चुकी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एन इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, 176 डिवाइड बाई आरपी, आरपी कितना है 44, तो 176 डिवाइड बाई 44 करोगे आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। मतलब आप ऐसे 4 रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ दो तो आपका जो करंट है वो करंट 5 एम्पियर का होगा। ओके, show that how would you connect the resistor of 6 ohm so that the combined resistance is 9 and 4। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम तुम लोग ने दिए होंगे टेस्ट में। सो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। अब 3 रजिस्टर है 6 के, तो 6 के 3 रजिस्टर है, तो समझो एक 6 का ऐसे लिया, एक 6 का ऐसे लिया, एक 6 का ऐसे लिया, तो ये तो आप देख रहे हो कितना हो गया, 18 हो गया। आपको कितना चाहिए, 9 चाहिए और 4 चाहिए। तो चलो ऐसे तो काम बनी नहीं, आप ऐसे ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो। दूसरा आप क्या कर लो, स्पेसशिप में हाथ धोने की जगह है? ये 6, ये 6, और अगर ऐसे 6 कनेक्ट किया तो ये दो सीरीज में और ये पैरेलल में, तो जो सीरीज में है उसका तो हो जाएगा 12, और जो पैरेलल है ये 6, इसका अगर मैं कॉम्बिनेशन निकालूँ 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 अपॉन 12, 3 अपॉन 12 क्या हो गया, 1 अपॉन 4। तो आर पी की वैल्यू कितनी हो गई, आर पी इज इक्वल टू 4। तो जो मुझे 4 के लिए क्वेश्चन पूछा है उसमें मुझे 3 को ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, 6 6 और 6, दो सीरीज में और एक पैरेलल में। अब 9 के लिए कैसे कनेक्ट करें, तो 9 के लिए कैसे कनेक्ट कर सकते हो तुम, 9 के लिए कैसे कनेक्ट कर सकते हो, एक काम करते हैं, ये एक 6 सीरीज में ले लेते हैं और ये दो जो 6 हैं ये दो को पैरेलल में ले लेते हैं। तो ये 6 और ये 6 जो पैरेलल में है इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये 6 होगा, यहाँ से ये एक 6 हो गया, और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 3 आएगा। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। तो 9 चाहिए, तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, आप ट्रायल एंड एरर करके कर सकते हो। फिर उसके बाद में है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of अच्छा चलो ये दो तीन क्वेश्चन ना मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये आप लोग ट्राई करना। ओके, ट्राई करना, ट्राई करके मुझे बताना कि क्या आंसर आपने फाइंड आउट किया। ओके, जो भी है
तो यहाँ पर ना ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आप देखोगे ना न्यूमेरिकल्स बहुत है, तो एक्सपेक्ट करो कि आपको ये चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, ओके। और बाकी कुछ आया है इलेक्ट्रिसिटी से तो सिंपल है, फॉर्मूला याद करके जाओ, इसमें फॉर्मूला और ये न्यूमेरिकल ही तो है और कुछ है नहीं। हेटिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ हाँ नहीं नहीं कुछ मत बताओ, मतलब ओके, चलो बाय बाय, चलिए बाय बाय, बाय सर। यू कैन लीव।